हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सब्जेक्ट वेंचर के इस नए वीडियो में, जिसमें आज हम ज्योग्राफी के इंडियन एग्रीकल्चर चैप्टर से वीट एंड राइस, जो कि एक फूड क्रॉप हैं, के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले, चूँकि ये एग्रीकल्चर का बेस चैप्टर है, इस पर हम एग्रीकल्चर के टाइप और उसकी प्रॉब्लम्स से रिलेटेड भी चर्चा करेंगे। तो जो भी नए लोग हों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर वीडियो का लिंक आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। आइए बहुत समय न गंवाते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप पूरे चैप्टर को आसानी से समझ सकें। इंडियन सोसाइटी इज़ एन एग्रेरियन सोसाइटी। भारतीय समाज एक कृषि प्रधान समाज है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इंडियन एग्रीकल्चर भारतीय समाज के 65% से ज़्यादा की जनसंख्या को आज भी जीविका प्रदान करने का काम करता है। मतलब 65% से ज़्यादा लोग अपनी रोज़ी रोटी के लिए आज भी एग्रीकल्चर पर निर्भर हैं। यद्यपि ये बात सच है कि आज़ादी के समय से एग्रीकल्चर का शेयर नेशनल इनकम में घटता जा रहा है, लेकिन आज के समय में भी 27.4% राष्ट्रीय आय का स्रोत भारतीय कृषि है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम इंडियन एग्रीकल्चर के साथ हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स में से कुछ एक प्रॉब्लम्स ओवर डिपेंडेंट ऑन नेचर। हमारी पूरी कृषि पूरी तरीके से मानसून का जुआ कही जाती है, यानी नेचर और रेनफॉल पर डिपेंड होती है। ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड मोर प्रेशर ऑन द लैंड। हमारे जितने भी मेथड्स हैं वो ऑब्सोलीट हैं, पुराने समय के हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन लैंड पर डिपेंड है। आने वाले समय में कृषि के योग्य भूमि का बंटवारा होता जा रहा है, इसलिए स्मॉल होल्डिंग्स भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। इनएडेक्वेट क्रेडिट है, पैसा नहीं है, मार्केट फैसिलिटीज़ बहुत ही कम है, किसानों का अशिक्षित होना भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। क्या होते हैं एग्रीकल्चर के प्रकार? तो पहला प्रकार है सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, इसे हम सीडेंट्री एग्रीकल्चर भी कहते हैं। फार्मिंग इन विच द मेन प्रोडक्शन इज कंज्यूम्ड बाय द फार्मर्स हाउसहोल्ड। यहाँ पर संक्षेप में ये बात समझ लें कि खेती को हम अपने उपयोग के लिए करते हैं, यानी जो भी उत्पन्न करते हैं उसे हम खुद कंज्यूम कर लेते हैं। मिक्स्ड एग्रीकल्चर। इन दिस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप रियरिंग फूड एंड फॉडर, दोनों क्रॉप एक साथ साइड बाय साइड की जाती हैं। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, मेथड ऑफ फार्मिंग इन विच पेस ऑफ द लैंड, जो पैच ऑफ द लैंड है वो कल्टीवेट किया जाता है कुछ समय के लिए, उसके बाद उसको छोड़ दिया जाता है और दूसरी जगह खेती की जाती है। इसे झूमिंग, सेटिंग, मेल्पा, कई नामों से जाना जाता है। एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर। इट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ द लार्ज मशीन्स इन बिग फॉर्म्स। बड़े खेतों का होना, बहुत ज़्यादा पैसे का इन्वेस्टमेंट होना और बड़ी मशीनों का यूज़ होना एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर की निशानी है। इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर का ठीक उल्टा होता है। इट इज़ डन इन स्मॉल फील्ड्स विद द हेल्प ऑफ द मैनुअल लेबर बाय यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स एंड बेटर एग्रीकल्चरल इनपुट्स। प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वन टाइम प्लांटेड क्रॉप्स आर प्लांट्स गिव द क्रॉप ईयर बाय ईयर। जब एक बार लगाए गए हमारे पेड़ हमें कई सालों तक लगातार क्रॉप देते रहते हैं, उनके बार बार प्लांटेशन की ज़रूरत नहीं होती, तो उसे हम प्लांटेशन एग्रीकल्चर कहते हैं। बगीचों वगैरह की खेती इसी तरीके की है। इसमें आम की खेती, अमरूद की खेती, बनाना की खेती, पपाया की खेती, इस तरीके से बहुत सारी खेतियाँ होती हैं। एग्रीकल्चरल सीजन क्या हैं हमारे भारतीय कृषि के चक्र या वो मौसम जिनमें कि हम क्रॉप को करते हैं और उन क्रॉप को किस नामों से जाना जाता है? तो पहला बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप है खारिफ। ये इसका सोइंग सीजन। क्रॉप आर ग्रोन ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ द मानसून। भारतीय मानसून के शुरुआत के समय में, यानी जून या जुलाई में इन फसलों की बुआई का काम होता है। हार्वेस्टिंग सीजन 4 महीने बाद बाय द एंड ऑफ द मानसून, सितंबर अक्टूबर में होता है, जबकि क्रॉप रेडी होती है। मेन क्रॉप राइस, मेज, मिलेट, कॉटन होती हैं, जो कि इसमें से इम्पॉर्टेंट तौर पर जानी जाती हैं। दूसरा, रबी की क्रॉप्स। ये क्रॉप्स दूसरा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि
सर्दी के समय से बोई जाती हैं। अक्टूबर नवंबर में इनकी बुआई का काम होता है। 4 महीने बाद मार्च अप्रैल के आसपास इनकी हार्वेस्टिंग का काम होता है। इसमें गेहूं की फसल, वीट की फसल बहुत इम्पॉर्टेंट है। मेन क्रॉप वीट, टोबैको, ग्राम, मस्टर्ड जैसी इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स इसमें आती हैं। हमें याद ये रखना है कि पानी के साथ होने वाली फसल खरीफ की फसल है, जिसमें कि राइस होता है, और सर्दी के समय बोई जाने वाली क्रॉप हमारी गेहूं की क्रॉप है, जिसका नाम वीट कहते हैं। इसे हम रबी की क्रॉप के नाम से जानते हैं। थर्ड क्रॉप जायद। जायद रबी और खरीफ के बीच में बोई जाने वाली फसल है, जिसमें आर्टिफिशियल इरिगेशन के माध्यम से हम वेजिटेबल और फ्रूट्स वगैरह का प्रोडक्शन करते हैं। सोइंग सीजन मार्च एंड अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। हार्वेस्टिंग सीजन मई एंड जून, बहुत थोड़े समय में 2 से 3 महीने के समय में ही ये क्रॉप तैयार हो जाती है। इस क्रॉप के ग्रुप में समर वेजिटेबल्स और फ्रूट्स आते हैं, जिनको कि आर्टिफिशियल इरिगेशन के माध्यम से तैयार किया जाता है। यहाँ ये भी क्लियर करना जरूरी है कि जायद की कुछ क्रॉप रबी और खरीफ के बीच में भी बोई जाती हैं। उन्हें हम खरीफ जायद और रबी जायद के नाम से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मुख्यतः जायद को हम वेजिटेबल क्रॉप के नाम से जानें तो बेहतर होगा। फ्रेंड्स, ये हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें, ताकि आने वाले समय में आप हमारे कुछ और वीडियोस पा सकें, और हम आपके इस बात के लिए आभारी रहेंगे। वीडियो कंटिन्यू करते हैं। क्रॉप्स ऑफ इंडिया, फूड क्रॉप एंड कैश क्रॉप। फूड क्रॉप वो क्रॉप हैं जो कि हम अपने कंजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं। कैश क्रॉप वो क्रॉप हैं जिनमें कि विपणन, जिसको कि हम थ्रेसिंग, पैडिंग, क्लीनिंग, विनोइंग, इन नामों से जानते हैं। इनको बिना किए अगर डायरेक्टली फील्ड से कोई क्रॉप बेच दी जाती है तो उसे हम कैश क्रॉप कहते हैं। Food crop, rice, wheat, maize, millet, pulses are main food crop of India. Rice and wheat are staple food crop. Pulses are rich in protein, so they are very important in Indian diet. Success of the Green Revolution has resulted the increase in wheat and rice production. कैश क्रॉप क्या है? कैश क्रॉप आर दोज क्रॉप विच आर ग्रोन बाय द फार्मर्स टू सेल इन द मार्केट। मैंने पहले ही आपसे कहा है, फूड क्रॉप कंजम्पशन पर्पस के लिए होती है, कैश क्रॉप कमर्शियल पर्पस के लिए होती है। शुगर केन, कॉटन, जूट, रबर, टी, कॉफ़ी, आप देख सकते हैं नामों से ही क्लियर है। इनका प्रोडक्शन हम अपने कंजम्पशन के साथ लिए ना करके मार्केट में सेलिंग पर्पस के लिए करते हैं, जिससे कि हमें फाइनेंशियल हेल्प हो सके। तो इन क्रॉप का बोया जाना एग्रीकल्चर का कॉमर्शलाइजेशन दिखाता है। वर्तमान समय में इनकी बहुत सारी आवश्यकता होने के कारण हम कैश क्रॉप को इम्पोर्टेंट क्रॉप के तौर पर देखते हैं। कैश क्रॉप आर एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज ऑल्सो एंड हेल्प अस इन अर्निंग ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज। तो इस तरीके से कैश क्रॉप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ सेमेस्टर 2 के पर्पज से वीट एंड राइस को रिड्यूस सिलेबस में रखा गया है, इसलिए वीट को पहले स्टडी करते हैं। वीट क्लाइमेटिक कंडीशन, क्या चीज़ें चाहिए क्लाइमेटिक कंडीशन में, हम पहले टेम्परेचर देखेंगे। तो जो 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड का, सेल्सियस का टेम्परेचर है, वो वीट के सोइंग पर्पस के लिए अच्छा है। 21 से लेके 25 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आपके हार्वेस्टिंग पर्पस के लिए अच्छा है। रेनफॉल 80 सेंटीमीटर अप्रॉक्स एनुअली वीट के लिए सुइटेबल है। इतने में वीट का प्रोडक्शन हो जाता है। सॉइल वेल ड्रेन्ड, लोमी एंड क्लेई सॉइल, जिसमें कि लोम थोड़ा ज़्यादा हो, आर द बेस्ट फॉर द वीट। वीट की 2 किस्में होती हैं, जिन्हें हम ट्रिटिकम आस्टेबियम बोलते हैं। ये वीट की पहली क्रॉप है, पहली टाइप है, जिसे कि हम एलुवियल सॉइल में ग्रो करते हैं। वेयर इन मैक्रोनी वीट, जिसे कि हम ट्रिटिकम डुरम बोलते हैं, इज सोन इन द ब्लैक सॉइल। मेथड ऑफ कल्टीवेशन, मेथड और कल्टीवेशन, wheat requires well plugged एंड कॉम्पैक्ट सीड बेड फॉर द जर्मिनेशन। बीट के जर्मिनेशन के लिए जरूरी है कि उसका जो खेत है वो प्रॉपर नमी से भरा रहे। सीड्स कैन बी शोन बाय ब्रॉडकास्टिंग एंड ड्रिलिंग मेथड। 2 तरीके से सीड्स को बोया जा सकता है, हाथ से छिड़क करके और ड्रिल मेथड से। हार्वेस्टिंग क्रॉप
Mature crop is cut by the sickle or by combine machine. After cutting with the sickle, it need to be threshed before selling in the market. सिकल से काटने पर इसकी थ्रेसिंग आवश्यक है, कंबाइन में दोनों काम एक साथ हो जाते हैं. इन इंडिया 26% ऑफ टोटल एरिया इज अंडर वीट and 14% of total cropped area is under wheat production. India is second largest producer of the wheat. India grows winter wheat and it is produced as a rabi crop. Leading producer states में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आते हैं, जो कि भारत के लीडिंग प्रोड्यूसर्स के तौर पर जाने जाते हैं. राइस, क्लाइमेटिक कंडीशंस, टेम्परेचर नॉट मोर देन 35 डिग्री सेल्सियस. टेम्परेचर के तौर पर इन स्टार्टिंग 20 to 25 डिग्री सही रहता है और 25 to 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर राइपनिंग के टाइम पर आवश्यक है. रेनफॉल 150 to 300 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल बहुत इंपॉर्टेंट है. राइस एक वाटर कंजम्पशन क्रॉप है. Soil, clayey and loamy soil with high water retention capacity is the best for rice production. राइस में 2 से 3 इंच का अगर वाटर लॉगिंग होता है या वाटर रिटेंशन रहता है तो और भी अच्छा राइस प्रोड्यूस किया जा सकता है. मेथड ऑफ कल्टीवेशन, राइस के क्या मेथड्स है? राइस कैन बी शोन बाय ड्राई मेथड एंड बाय वेट, जिसको कि हम पडल्ड मेथड भी कहते हैं. इन वेट मेथड 4 steps are to be followed. Sowing of the seeds. Second, transplanting of the saplings. Third, harvesting of the crop and then processing. यहाँ पे सोइंग ऑफ द सीड्स में हम सैपलिंग्स को पहले तैयार करते हैं. ट्रांसप्लांटिंग में उन सैपलिंग्स को एक तैयार खेत में पहले से रोपते हैं. हार्वेस्टिंग में कटिंग एंड कलेक्शन है एंड देन प्रोसेसिंग है. सोइंग ऑफ द सीड्स, बीजों को बोने का क्या तरीका है? तो पहला ब्रॉडकास्टिंग मेथड है. इसमें स्कैटरिंग ऑफ द सीड्स बाय मैनुअल लेबर, हाथ से सीड्स को फैलाया जाता है. ड्रिलिंग मेथड, इट इज यूज्ड इन द पेनिनसुलर रीजन. लोअर वेस्टेज एंड हाई जर्मिनेशन is possible by this method. Seeds are dropped in the furrow by a drill made of bamboo. बैम्बू से बनी हुई एक ड्रिल के माध्यम से राइस के दानों को हम फ्यूरो में डालते हैं. डिबलिंग मेथड, एक डिबल यूज़ की जाती है जिससे कि हम ज़मीन पे छेद करके होल करके उसके अंदर बीज को रख करके या प्लांट को रख करके अपनी क्रॉप को तैयार करते हैं, इसलिए इसे हम डिबलिंग मेथड कहते हैं. ट्रांसप्लांटिंग मेथड क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट for the deltaic and flood region. Firstly, seedlings are prepared in the nursery. After 2 or 3 week, saplings of the 25 to 30 centimeter are planted in prepared area. Advantage of the transplanting method: only healthy saplings are planted for the better growth. Weeds can be removed by the during transplantation. Less wastage of the seeds is there, and this method gives the higher production level. So transplanting method is the best method by the view of the atmosphere and the condition of Indian geography. हमें transplanting method से ही production करना होता है. Japanese method of production, much improved method was introduced in India in the year of 1953. HYV seeds japonica is used in this method. ये इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है. Seedlings are prepared जैसे कि ट्रांसप्लांटिंग में होता है. रोज आर प्लांट एट अ फिक्स डिस्टेंस ऑफ द 25 सेंटीमीटर. प्रॉपर वीडिंग इज पॉसिबल by this method. Manure is used for better production. HYV seeds japonica is used for higher yielding. Harvesting में स्टॉक को हम कट करते हैं सिकल के माध्यम से एंड मैनुअली कलेक्ट करते हैं. Threshing, winnowing and milling is to be completed before selling the crop in the market. Leading producer of the wheat of state are West Bengal, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab and Tamil Nadu. So friends, this is all for this video. Thank you for the watching. I would like to request you all kindly like, subscribe and share the video up to your extent so that other may be also benefited, and it will give us a lot of inspiration as your support is shown by these activities. Thank you.